हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिखने में ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे और बड़े मासूम से दिखते हैं। आपको लगेगा कि इनको गोद में उठाओ और दो चार पप्पियाँ ले लीजिए। संख्या बल में बेचारे 100 से भी कम। आमना सामना होने की स्थिति में आपको लगेगा कि बस 1-2 घंटे में हम इनका काम तमाम कर देंगे, इनको घोल करके पी जाएंगे और आप विक्टोरियस हो जाएंगे। अगर इनकी हिंदी लिटरल मीनिंग भी आप निकालेंगे तो बेचारे ये कभी मिमियाते हुए नजर आएंगे, कभी सिसियाते हुए नजर आएंगे, कभी टिलटिलाते हुए नजर आएंगे। आपको विश्वास नहीं होता है तो जरा आप खुद ही इनके दर्शन कर लीजिए और देखिए जो मैंने कहा है वो सच लग रहा है आपको। देखिए जरा, देखने में ये कितने छोटे छोटे से लग रहे हैं। इन, फॉर, फ्रॉम, सिंस, बाय, एट, ऑन, टू, अप। जरा देखिए कितने छोटे छोटे से लग रहे हैं, ये बड़े मासूम से लग रहे हैं, बड़े प्यारे से लग रहे हैं। ओके, संख्या भी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने कभी काउंटिंग तो नहीं की है, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि ये 100 यानी 100 की संख्या से कम ही हैं। तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा नहीं है और आप घंटे 2 घंटे अगर बैठ करके इनको मेमोराइज करेंगे तो आपको सब के सब ये रट जाएंगे, आप इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। इनकी जब हिंदी लिटरल मीनिंग भी आप निकालेंगे तो लिटरल मीनिंग भी आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगी। देखिए जरा कैसा निकल रहा है। इन मीन्स में, आप हिंदी मीनिंग इसका निकालते हैं में, मिमियाता हुआ नजर आ रहा है। जरा देखिए, फॉर, से, फ्रॉम, से, सिंस, से, बाय, से। अगर आप इनको देखते हैं तो ये सब सिसियाते हुए बेचारे नजर आते हैं। इसी प्रकार से आप उनको और देखेंगे, टिल देखेंगे, अनटिल देखेंगे, बेचारे टिलटिलाते हुए नजर आएंगे। यानी बड़े बेचारे से बड़े निरीह प्राणी दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सावधान रहिएगा, बाद में मत कहिएगा कि मैंने आपको सावधान नहीं किया, मैंने आपको चेताया नहीं है। ये बहुत खतरनाक हैं, इतने अधिक खतरनाक हैं कि अगर आपने इनको हल्के में लिया तो ये आपके पूरे कैरियर को चौपट करके रख सकते हैं। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये कम से कम 8 या 10 की संख्या में पूछे जाते हैं। और अगर आपने इनको हल्के में ले लिया और वो क्वेश्चंस आप गलत कराए, उनके आंसर्स आपने गलत कर दिए, तो फिर बस वहीं से आपका कैरियर फिनिश, समाप्त। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आपके साथ, केवल 15 घंटे। जी हां, इन 15 घंटों का मतलब है 25 से 30 वीडियोस। और अगर आप इन 15 घंटों तक मेरे साथ लगातार बने रहते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं 10 की संख्या में, 8 या 10 की संख्या में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उनके सारे आंसर्स सॉल्व करके आएंगे बिल्कुल करेक्ट। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 की वीडियो नंबर 1 से, यानी इस वीडियो से लेकर के और अंतिम वीडियो तक सारे वीडियोस बिना स्किप किए हुए देखेंगे और मेरे एक एक लॉजिक को बड़े ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। और दूसरी शर्त, मुझको मोटिवेट करने के लिए केवल इस वीडियो को आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और कमेंट करना होगा। अगर आप इतना करते रहेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे कॉम्प्लेक्स, जी हाँ सबसे जटिल टॉपिक और सबसे लेंदी टॉपिक। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे जटिल, सबसे उलझा हुआ और सबसे लेंदी टॉपिक, जिसका नाम है प्रेपोजिशन। चलिए अब मैं आपको सबसे पहले बतला देता हूं कि इस वीडियो में मैं किन किन पॉइंट्स पर डिस्कशन करने जा रहा हूं और वो पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं आगे की जर्नी के लिए, यानी प्रेपोजिशंस को बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो चलिए ज़रा देख लेते हैं पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड, यहाँ पर मैं किन पॉइंट्स पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। जी हाँ, किसी भी टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए 1 या 2 या 3 डेफिनेशंस जरूर पढ़ लेनी चाहिए और उन डेफिनेशन को पढ़कर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जरूर अपने दिमाग में रख लेना चाहिए। तो डेफिनेशन को पढ़कर कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम एक कॉन्सेप्ट को सेटअप करेंगे। ओके, दूसरी बात देखते हैं क्या हम पढ़ेंगे। टाइपिकल पोजीशन ऑफ प्रेपोजिशन, यानी प्रेपोजिशन की पोजीशन कहाँ पर होती है और कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट करना होगा। तीसरी बात यह है, वर्ड्स जो प्रेपोजिशन जैसे ही लगेंगे, इनफैक्ट वो प्रेपोजिशन ही होंगे, लेकिन वो जो वर्ड्स होंगे यानी जो प्रेपोजिशंस होंगे वो सेंटेंस में कभी कभी डिफरेंट, यानी प्रेपोजिशन के रूप में नहीं, किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आप वहाँ पर गलती कर सकते हैं समझने में। आपको लगेगा कि वो प्रेपोजिशन है, बट वो वहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं होगा, वो वहाँ पर कभी एडवर्ब का काम कर रहा होगा, कभी कंजंक्शन का काम कर रहा होगा, यानी किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में काम कर रहा होगा।
तो ये बात भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी है कि वो कहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है और कहाँ पर किसी अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम कर रहा है। अच्छा, चौथी बात जो हम देखेंगे, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस। भाई ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रीपोजिशंस कितने प्रकार के होते हैं। प्रकारों को बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना होगा और मेमोराइज भी करना पड़ेगा। और पांचवा पॉइंट है कैटेगरीज ऑफ प्रीपोजिशंस। जी हाँ, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने कैटेगरीज को समझ लिया कि प्रीपोजिशंस की कैटेगरीज हैं, इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कौन सा प्रीपोजिशन किस सिचुएशन में कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाएगा, तो वो सारी की सारी सिचुएशंस इन कैटेगरीज को अगर ध्यान रखेंगे और प्रीपोजिशन जहाँ कहीं भी यूज़ किया गया है, अगर आप उसकी कैटेगरी को पहचान लेंगे तो फिर आप बिल्कुल करेक्ट प्रीपोजिशन को वहाँ पर यूज़ कर पाने में सफल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 यानी डेफिनेशन से। तो चलिए डेफिनेशन को पढ़ते हैं और एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। Preposition is a word placed before a noun, pronoun or noun equivalent to show its relation to some other word in the sentence. ध्यान दें, मैं इसकी हिंदी भी आपको बतला देता हूँ। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन, प्रोनाउन या किसी नाउन इक्विवेलेंट से पहले किया जाता है, ये दिखाने के लिए, इट्स रिलेशन यानी इसके संबंध को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किससे संबंध दर्शाने के लिए? टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में प्रयुक्त हुए किन्हीं दूसरे शब्द से या किन्हीं दूसरे शब्दों से उसका संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। चलिए इसी डेफिनेशन को हम यहाँ पर एक डायग्राम की मदद से पहले डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन, प्रोनाउन, यानी सेंटेंस में कोई नाउन रखा होगा या कोई प्रोनाउन रखा होगा या कोई नाउन इक्विवेलेंट रखा होगा। अब ये नाउन इक्विवेलेंट कौन होता है भाई? नाउन इक्विवेलेंट का मतलब है जैसे कोई वर्ब होई, जैसे जेरंड होता है, वो क्रिया का एक स्वरूप होता है, लेकिन जेरंड हमेशा ही नाउन के रूप में फंक्शन करता है। तो ऐसा ही कोई यहाँ पर वर्ड रखा हो सकता है, और नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट से पहले जो भी एक शब्द आता है वही शब्द वास्तव में इस नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट का संबंध शो करता है। किससे शो करता है? सेंटेंस में प्रयुक्त हुए किसी दूसरे शब्द से। अब वो शब्द कौन सा हो सकता है? वो शब्द कोई नाउन हो सकता है, वो शब्द कोई प्रोनाउन हो सकता है, वो शब्द कोई वर्ब हो सकती है, या कोई एडजेक्टिव हो सकता है, या कोई एडवर्ब हो सकता है, यानी या फिर कभी कभी तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस ही हो सकता है। यानी ये जो प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल जो फ्रेज बनता है वो पूरे पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करने लगता है। तो ध्यान दीजिए कि ये प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन से पहले, किसी प्रोनाउन से पहले या किसी नाउन इक्विवेलेंट से पहले प्रयुक्त होता है और उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त हुए किसी दूसरे शब्द से स्थापित करता है। अब वो संबंध कैसा होता है यही आपको समझना है, वो रिलेशन कैसा होता है ये आपको समझना है, और वो समझने के लिए आपको ये पांचवा पॉइंट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, कैटेगरीज, यानी क्या क्या बातें या कौन कौन से रिलेशन वो शो कर सकता है, ये आपको वहाँ पर समझना होगा। चलिए अब इसी डेफिनेशन को हम यहाँ इन 3-4 जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स की मदद से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रीपोजिशन कहाँ पर लगा हुआ है और किस नाउन का संबंध वाक्य के किस शब्द से है। इस बात को समझने का जरा प्रयास करिएगा। जरा देखिए यहाँ पर एक पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यानी यहाँ पर क्या है, द टेबल से पहले एक ये ऑन लगा हुआ है, और इसका मतलब क्या है, मतलब जरा समझने का प्रयास करिए। द टेबल यानी टेबल के ऊपर एक किताब है, यहाँ पर ये है। अब ये जो ऑन है, ये ऑन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? अब ये आपको जानना पड़ेगा कि ये कैटेगरीज के अंदर अगर ये ऑन है तो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, और इस ऑन का मतलब क्या है? क्या इसका पर मतलब होता है, जैसे हिंदी में निकल रहा है देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, यानी एक किताब टेबल के ऊपर है या के पर है, क्या यही इसका मीनिंग होता है? जी नहीं, ये तो इसका हिंदी लिटरल मीनिंग बच्चों को समझाने वाली बात होती है, बट आपको उसके हिंदी लिटरल मीनिंग से मतलब नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आपको इस ऑन का प्रयोग क्यों हुआ है, ये क्या शो कर रहा है, ये दिखाने के लिए आपको करना है। देखिए इस बुक का इस टेबल से कैसा संबंध है, ठीक है ना, इस संबंध को
जो एग्जैक्ट संबंध है उस संबंध को प्रदर्शित करने के लिए ऑन का प्रयोग किया गया है। अदरवाइज तो ऊपर की अंग्रेजी तो और भी होती है, पर की अंग्रेजी तो और भी होती है। पर के लिए तो हम एट का भी प्रयोग करते हैं, ऊपर के लिए हम एबव का प्रयोग भी ऊपर के लिए करते हैं, ओवर का प्रयोग भी हम ऊपर के लिए करते हैं। देखिए जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर यहाँ पर मेरी गदेली पर है या गदेली के ऊपर है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं ये पेन गदेली के ऊपर है, तो ये भी एक पोजीशन ही है। लेकिन ऑन क्या है और दूसरा इस ऊपर के लिए क्या लगेगा ये तो आपको समझना पड़ेगा। ये हो सकता है कि ये मोशन में आए मेरी गदेली पर, तो ये जो मोशन पर आता हुआ है ये, तो ये मोशन प्रकट करने के लिए अलग होता है। यानी इन सब प्रेपोजिशंस का अपना एक अलग अलग मीनिंग होता है, और एक एक मीनिंग नहीं होता बल्कि इनके कई कई मीनिंग होते हैं, इसीलिए ये बहुत उलझे हुए होते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि ये सबसे ज़्यादा जटिल है, सबसे ज़्यादा उलझा हुआ है, क्योंकि ऊपर हम हिंदी में तो बस इतना ही मान सकते हैं ना कि कोई चीज़ किसी के ऊपर है, तो ऊपर होने की पोजीशन कैसी है, एक ये पोजीशन है। ओके, अब यहाँ पर भी आपको समझना पड़ेगा, अगर इस गदेली के ऊपर चारों ओर बाउंड्री है तो भी ऊपर भी है, ठीक है ना। लेकिन अगर जरा सी भी बाउंड्री है तो वहाँ पर ऑन नहीं लगेगा। अगर ये इस टचिंग पोजीशन में नहीं है बल्कि कुछ ऐसी लंबवत पोजीशन में है और ऊपर है, टचिंग पोजीशन में नहीं है, तो वहाँ पर आप ऑन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर उसके ठीक ऊपर नहीं है बल्कि इस तरीके से ऊपर है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गदेली का जो तल है वो यहाँ पर है, यानी उसका लेवल यहाँ पर है, और उस लेवल से हम ऊपर कर देते हैं तो पेन यहाँ पर भी ऊपर है, लेकिन यहाँ पर दूसरा प्रीपोजिशन लगेगा। जी हाँ, तो आपको यही बात तो समझनी है कि ऑन का मतलब केवल पर या ऊपर नहीं होता है, बल्कि उसका मतलब सेंस कुछ दूसरा होता है, और वो भी केवल एक नहीं कई कई होते हैं। एक एक मतलब नहीं होते, कई कई मतलब होते हैं। उन सारे मतलबों को एक एक करके आपको जानना पड़ेगा, वो सारी सिचुएशंस आपको जाननी पड़ेंगी। अब यहाँ पर जो ऑन प्रकट कर रहा है वो क्या है, इस बुक का इस टेबल से जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है। कोई एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर सरफेस पर ध्यान दीजिए, वो सरफेस जो वास्तव में कहीं से भी घिरी हुई नहीं है, एक ऐसी समतल ये जो जैसे मेरी ये गदेली की जो सरफेस है, ये सरफेस जो चारों ओर से किसी भी प्रकार से बाउंड्री नहीं है, ठीक है ना। तो सरफेस में अगर कोई वस्तु टचिंग पोजीशन पे रखी होती है, टचिंग, ध्यान दीजिए ये जो मेरा मार्कर है ये यहाँ पर मेरी गदेली पर है, गदेली के ऊपर है और टचिंग पोजीशन पर है, सरफेस में रखा हुआ है, ठीक है ना। इस पोजीशन को शो करने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अभी केवल यही नहीं, अभी और भी बहुत सारे यूसेस हैं इसके। चलिए आगे चलकर उनको तो सबको ही पढ़ना है। अब अगली बात देखते हैं जरा, ही इज़ राइटिंग विद अ पेन। हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको बतला देता हूँ कि यहाँ पर ये जो द टेबल रखा हुआ है ये है नाउन, और उस नाउन के पहले ये रखा हुआ है, यही बात वहाँ पर कही गई है। यानी प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट से पहले रखा हो, और इस नाउन का रिलेशन वाक्य में प्रयुक्त हुए किसी दूसरे शब्द से प्रकट करता है। तो आप देखिए जरा, टेबल पर क्या है, कौन है, किसकी बात हो रही है, बुक की बात हो रही है। तो ये बुक से इस टेबल का किस प्रकार का रिलेशन है, इस बात को ये यहाँ पर प्रकट कर रहा है। ओके, अच्छा अगली बात देखते हैं, ही इज़ राइटिंग विद अ पेन। यहाँ पर एक पेन, ये एक नाउन है, उससे पहले एक ये प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। अब ये ध्यान दीजिए कि ये प्रीपोजिशन इस नाउन का रिलेशन किस से प्रकट कर रहा है, क्या ही से कर रहा है या इज राइटिंग से कर रहा है। तो देखिए जरा, अगर पेन से कुछ हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो पेन से क्या हो रहा है, तो लिखना हो रहा है पेन से। तो ये जो विद है एक्चुअली ये इस वर्ब का रिलेशन इससे शो कर रहा है, वर्ब का रिलेशन। ध्यान दीजिए यहाँ पर इस पेन का इस क्रिया के साथ एक खास रिलेशन है, यानी इस क्रिया का साधन है ये। तो ये जो विद है वो किसी एक मीन्स या साधन के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो खैर इस पर तो अभी बहुत सारी चर्चा होनी है, बाल की खाल निकालनी है अभी आगे चलकर। यहाँ पर तो मैं आपको सिर्फ ये बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि इस पेन का रिलेशन यहाँ इस शब्द से है, और उस रिलेशन को शो करने के लिए, एक खास रिलेशन को शो करने के लिए यहाँ पर विद का प्रयोग किया गया है। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, ही इज गोइंग टू हर, वह जा रहा है। अब जा रहा है उसकी ओर, ये जो
टू है, ये टू किस लिए आता है? तो अब ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये टू वास्तव में किस कैटेगरी को बिलोंग करता है और इस टू का मतलब क्या है, ठीक है ना। यानी वह उसके पास जा रहा है, उसके पास, यहाँ पर ऐसे मेरे पास आओ, कम टू मी, कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं कम टू मी, मेरे पास आओ, तो वहाँ पर पास, इसका क्या मतलब? नियर होता है, पास होता है, नज़दीक होता है, या फिर कोई दूसरा ही मतलब होता है। तो ध्यान दीजिए, कई बार यहाँ पर तो टू का मतलब हम हिंदी में तो कुछ बना भी लेते हैं, लेकिन हम कई बार ऐसा बोलते हैं, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है, वहाँ पर तो टू का कोई मतलब ही नहीं है, टू का हिंदी मीनिंग ही वहाँ पर कुछ निकल के नहीं आता। तो टू का क्या मतलब है, क्या रिलेशन है, ये कैटेगरीज के अंदर आपको पढ़ करके समझ में आएगा, जब मैं उसको फुल्ली डिटेल में जब आपको एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, अगली बात देखिए, द कैट इज़ अंडर द टेबल। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर टेबल के नीचे अंडर वाली पोजीशन है। अब ये अंडर क्या बतलाता है भाई? देखिए ज़रा, टेबल के नीचे कौन? कैट। तो इस कैट का संबंध टेबल से स्थापित हो रहा है, और वो संबंध कैसा है? अंडर की पोजीशन क्या होती है भाई? नीचे तो बिलो भी होता है, बीनीथ भी होता है, अंडर भी होता है, लेकिन बिलो क्यों नहीं लगेगा, बीनीथ क्यों नहीं लगेगा, अंडर ही क्यों लगेगा, या अंडर के अलावा भी कुछ लग सकता है? ये सारी बातें आपको डिटेल में जब तक नहीं पढ़ेंगे, इन सब के वास्तव में जो मीनिंग होता है, एक मीनिंग, दो मीनिंग, तीन मीनिंग और चार मीनिंग, जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक प्रीपोजिशंस आपको हमेशा ही परेशान करते रहेंगे, हमेशा ही आपको बार बार गच्चा देते रहेंगे। ओके, तो चलिए, यहाँ पर हमने आपको ये समझने का प्रयास किया, मोटी मोटी बात ये है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होता है, और उस नाउन या उस प्रोनाउन का, ये प्रोनाउन है वो नाउन है, तो उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त हुए किसी दूसरे शब्द से, किसी खास प्रकार से, खास सिचुएशन से उस शब्द को उससे जोड़ता है, ठीक है ना, यह संबंध स्थापित करता है। यह हुआ प्रीपोजिशन। ठीक, खैर इन सब चीज़ों को तो आप और भी बाद में पढ़ेंगे। मैंने भी आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि मैं बार बार आपको थोड़ी थोड़ी देर में पॉइंट टू बी नोटेड। अब यहाँ पर मैं आपको एक खास पॉइंट बतला रहा हूँ। देखिए ज़रा, ये जो प्रीपोजिशन होता है, पहला पॉइंट, प्रीपोजिशन के बाद वाला जो नाउन होता है वो उसे ग्रामर की भाषा में हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन या ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। यानी ये जो नाउन होता है वो इस क्रिया का, यानी इस क्रिया का ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इस क्रिया का ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि किसका ऑब्जेक्ट है? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिए, तो प्रीपोजिशन के बाद आया हुआ जो भी नाउन होता है वो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। पहली खास बात तो ये हुआ ऑब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन का, ये हुआ इस प्रीपोजिशन का, और ये हुआ इस प्रीपोजिशन का, और ये वास्तव में जो है वो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। ये ग्रामर की भाषा है, राइट। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए कि ये जो प्रीपोजिशन होता है अपने ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर एक फ्रेज का निर्माण करता है। ये क्या बन गया? फ्रेज। इसको क्या बोलते हैं? इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करिए, इसको क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, ये हो गया, और ये हो गया एक प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेज वाक्य में कभी एडजेक्टिव का काम करेगा। अब जब वो एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसे हम प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं, राइट। अच्छा, जब वो एडवर्ब का काम करेगा तो हम उसे एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, या प्रीपोजिशनल एडवर्बियल फ्रेज उसे हम बोलते हैं। ये ग्रामर के नेम्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहीं पर बतला देता हूँ, जरा देखिए, ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये जो फ्रेज है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस बुक को मॉडिफाई कर रहा है। अब बुक क्या है? नाउन है। तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला जो भी शब्द या शब्द समूह या जो क्लॉज होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर एक शब्द है तो एडजेक्टिव हुआ, अगर वो फ्रेज है तो एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, और अगर वो क्लॉज है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हुई। तो ये एक प्रीपोजिशनल एडजेक्टिव फ्रेज है। ध्यान दीजिए, क्योंकि ये इससे पहले ये जो नाउन रखा है इस नाउन को ये मॉडिफाई कर रहा है। क्लियर? अगर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता तो क्या हो जाता? तो वह
एडवर्बियल फ्रेज हो जाता। जैसे यहाँ पर है, देखिए ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है, किस चीज़ से लिख रहा है? पेन से। तो पेन साधन है लिखने का, ध्यान दीजिए। तो ये जो फ्रेज है ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब इस वर्ब को अगर मॉडिफाई कर रहा है तो इसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल एडवर्बियल फ्रेज, ओके, या सिंपली आप एडवर्ब फ्रेज भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये दो खास बातें हैं, जो पॉइंट्स जो आपको अपने दिमाग में सेव कर लेने हैं। अच्छा, तो इतनी बात तो ही डेफिनेशन से रिलेटेड। अब हम दूसरी बात पर आते हैं, और दूसरी बात यह है टाइपिकल पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बतलाया कि प्रीपोजिशन की पोजीशन क्या होती है। प्रीपोजिशन की पोजीशन ये होती है कि वो अपने ऑब्जेक्ट से ठीक पहले रखा होता है। अब मैं यहाँ पर कुछ एक बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, हालांकि इस टाइपिकल पोजीशंस को मैं आपको बतलाने लग जाऊंगा तो उसी में एक पूरा का पूरा वीडियो होगा। आगे चलकर एडवांस लेवल पर जब हम बढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस पॉइंट को, लेकिन यहाँ पर आपको छोटी छोटी बहुत सारी जानकारियाँ देनी हो। उन्हीं में से एक जानकारी आप और रख लीजिए कि आप केवल इस भुलावे में ना रहिएगा कि नहीं किसी नाउन के ठीक पहले ही आता है, नहीं जी नहीं, कभी कभी किसी सेंटेंस के अंत में भी प्रीपोजिशन लगा होता है, और जब वो लास्ट में यानी अंतिम शब्द के रूप में जब किसी सेंटेंस में रखा होगा और प्रीपोजिशन का काम करेगा तो वो कहाँ पर हो सकता है, एक दो बातें सेंटेंस में लिख करके एग्जाम्पल के थ्रू आपको बतला देता हूँ। डिटेल में तो कभी आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन नामक शब्द को अगर हम बीच से तोड़ें तो दो शब्द निकल करके आते हैं। जरा देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन लिखा है, अगर हम इसे तोड़ें तो दो शब्द निकल करके आएंगे, प्री और पोजीशन, ठीक है ना। अब प्री और पोजीशन का मतलब क्या हुआ? प्री का मतलब हुआ पहले की, और पोजीशन माने स्थिति, यानी पहले की पोजीशन। तो किसके पहले की पोजीशन? तो ध्यान दीजिए, नाउन के पहले की, नाउन या प्रोनाउन के पहले की जो पोजीशन होती है वो होती है प्रीपोजिशन की। यानी वो सारे के सारे शब्द जिनको हम प्रीपोजिशन के रूप में पहचानते हैं, वो सारे के सारे शब्द जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन या किसी नाउन इक्विवेलेंट से पहले ही आते हैं। ये एक जनरल रूल है और बड़ा ही स्ट्रिक्ट रूल है। बहुत सारे अपवाद आपको इंग्लिश ग्रामर में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई अपवाद नहीं है। और रूल ये है कि जो भी प्रीपोजिशन होता है उसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट ज़रूर होता है। अब इसको आप अपवाद मान लें तो बात अलग है, हालांकि ये भी कोई अपवाद यहाँ पर नहीं है। ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाद में ऑफ लगा हुआ है, यहाँ पर बाद में प्रीपोजिशन लगा हुआ है, यहाँ पर इन लगा है, बाद में लगा है, और यहाँ पर पहले लगा हुआ है। और आपको अभी मैंने बतलाया कि इन सब के बाद में एक नाउन या प्रोनाउन का होना ज़रूरी है, यानी इसके ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड के रूप में है, ठीक है। और वो क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरुआत में यानी आरंभ में रखा जाएगा। क्योंकि भाई प्रश्न करना है तो क्वेश्चन वर्ड को सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही रखते हैं। सेंटेंस को पहले पढ़िए और देखिए जरा, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ? आप किसके बारे में या किस बात के बारे में सोच रहे हो, विचार कर रहे हो? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग, यहाँ पर आप किसी बात के बारे में सोच रहे हो ना, यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग, ये हो गया एक असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो आप समथिंग, आप इसे, ये समथिंग है ना, ये एक प्रकार का नाउन के इक्विवेलेंट ही रखा हुआ है, किसी बात को लेकर के यहाँ पर है, ठीक है ना। तो आप जरा गौर करें कि आप इसी के लिए अगर क्वेश्चन कर दोगे तो ये समथिंग क्या हो जाएगा, व्हाट में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम समवन कर दें यानी किसी व्यक्ति को ले आए तो यहाँ पर हु हो जाएगा, हु आर यू थिंकिंग ऑफ, तुम किसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर सोचना हो रहा है किसी चीज़ के बारे में, किसी बात के बारे में, और जो भी बात आप सोच रहे हो उसके लिए आपने क्वेश्चन लगा दिया, तो क्वेश्चन वर्ड के रूप में ये वाक्य के स्टार्टिंग में आ गया। तो इस ऑफ का ऑब्जेक्ट कौन है, व्हाट है। तो ध्यान दीजिए, जब कभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बाद में अगर रिलेशन थिंक करना और किसी के बारे में, तो यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या है, यहाँ पर ऑफ का मतलब है किसी के बारे में, अबाउट। तो ऑफ का मतलब केवल का, की, के या पोजीशन को शो करना ही नहीं होता, उसका मतलब होता है किसी के बारे में भी।
अब ये बात तो यहाँ इस कैटेगरी को जब पढ़ेंगे ठीक से तब आपको समझ में और बेहतर तरीके से आएगी। अगली बात देखते हैं। तो एक तो क्या हुआ, टाइपिकल पोजीशन है। मैं आपको पोजीशन बतला रहा हूँ कि प्रीपोजिशन कभी कभी वाक्य के अंत में भी लगता है। कब लगता है? जब उसका ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड के रूप में वाक्य के आरंभ में रखा होगा, राइट। दूसरी बात देखिए, दिस इज द गर्ल दैट आई टोल्ड यू ऑफ। यहाँ पर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑफ बाद में लगा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो जिसके बारे में, तो दैट ऑफ यहाँ पर लगा है, ये वही ऑफ है यहाँ पर, के बारे में, अबाउट दैट गर्ल। तो ध्यान दीजिए, अगर किसी भी सेंटेंस में दैट नामक रिलेटिव प्रोनाउन अगर लगा होता है बीच में, तो यहाँ पर इससे पहले आप ऑफ नहीं लगाएंगे, बल्कि सेंटेंस के अंत में लगाएंगे, ठीक है ना। दिस इज द गर्ल दैट आई टोल्ड यू ऑफ, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुमको बतलाया था। तो ये ऑफ यहाँ पर बाद में आएगा। कब आएगा? जब किसी सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है दैट होता है, बीच में लगता है रिलेटिव प्रोनाउन, ओके। तो फिर जो प्रीपोजिशन है, संबंध जिससे बताया जाएगा, वो प्रीपोजिशन सेंटेंस के बाद में लगेगा, ओके। अगला सेंटेंस देखिए, दिस इज द हाउस आई लिव्ड इन। अब कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर रिलेटिव प्रोनाउंस यहाँ पर छुपे होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो छुपा हुआ है। दिस इज द हाउस वेयर, अब यहाँ पर वेयर या विच छुपा हुआ है, विच या वेयर, आप यहाँ पर वेयर भी लिख सकते हैं या विच। सो दिस इज द हाउस, ये वही घर है जिसमें, यानी जिस घर के अंदर मैं रहता था। तो यहाँ पर जिस घर में रहने की जब बात आ रही है, तो यहाँ पर या तो विच लगेगा या तो वेयर लगेगा, लेकिन ये कभी कभी छुप जाता है। कब छुप जाता है? जब ये इस क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर तो ये इस वास्तव में इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जब आएगा तो यहाँ पर वो कभी कभी छुप जाता है। ऐसे पोजीशन में भी आप प्रीपोजिशन को सेंटेंस के अंत में लगाएंगे, कभी कभी तो पहले भी लगाना पड़ता है, जैसे ऐसे, बाय विच ट्रेन डिड यू कम, तुम किस ट्रेन से आए, ठीक है ना। तो ट्रेन से आने के लिए आपको बात की जा रही, तो हालांकि यहाँ पर ये ट्रेन भी रखा है, यहाँ पर ये जो विच है ये एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में आया है। तो जब कभी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में कोई शब्द रखा हो तो आप पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। इनके बारे में मैं एक डिटेल्ड अलग ही इसी को डेडिकेट करके एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको उस वीडियो में दूंगा, ओके। अब चलो तीसरे पॉइंट को ज़रा देखते हैं। ऐसे प्रीपोजिशन दिखने, यानी वो प्रीपोजिशन ही होते हैं, हम इनकी ही बात करें, ये इन होगा, बाद में ही ऐसे लगा होगा, लेकिन वो वहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में नहीं होगा, किसी दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में होगा। तो चलिए अगली स्लाइड में। इंग्लिश वर्ड्स को उनकी शक्ल के अनुसार नाम नहीं दिया गया है कि वो ऐसे दिखते हैं तो उनको ऐसा नाम दे दिया जाए, जी नहीं। एक्चुअली उनके फंक्शन के आधार पर उनको नाम दिया जाता है। दिखने में वो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन अगर उनका काम सेंटेंस में कुछ दूसरा है तो फिर उसे दूसरे नाम से जाना जाएगा। यही बात मैं आपको यहाँ पर अब बताने जा रहा हूँ। ज़रा देखिए, यहाँ पर आपके पास एक ये इन लगा हुआ है, एक ये इन लगा हुआ है। अब आपको ये देखना है कि देखने में शक्लें तो बिल्कुल एक जैसी हैं, तो शक्लें अगर एक जैसी हैं तो क्या ये प्रीपोजिशन ही है? जी नहीं। शक्लें भले ही एक जैसी ही हों, बट उनके फंक्शंस यानी उनके काम अलग अलग हैं, तो फिर अलग अलग उनको नाम भी दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या काम कर रहा है ये, द बॉय इज इन द क्लासरूम। देखिए जरा, क्लासरूम एक नाउन है, नाउन से पहले ये आया हुआ है, तो अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये हो गया प्रीपोजिशन। लेकिन जरा और देख लो कि क्या ये प्रीपोजिशन का फंक्शन भी कर रहा है, क्या इस क्लासरूम का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से बतला रहा है। तो आप देखेंगे कि इस क्लासरूम और इस बॉय के बीच में एक खास प्रकार की सिचुएशन है, पोजीशन है, यानी इस बॉय की पोजीशन को बतलाया जा रहा है कि क्लासरूम में वह बॉय किस तरीके से वो रिलेटेड है क्लासरूम से। तो ध्यान दीजिए, इनका अगर आप वास्तविक मतलब समझते हैं तो क्या होता है, इनका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी इनक्लोज्ड एरिया में होता है। इनक्लोज्ड एरिया का मतलब क्या होता है, एक बंद एरिया, जैसे रूम एक बंद एरिया होता है। उस इनक्लोज्ड एरिया में अगर कोई वस्तु है
ठीक है ना, एग्जिस्ट करती है, तो वहाँ पर उस पोजीशन को बताने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो देखिए जरा, द बॉय इज़ इन द क्लासरूम, तो क्लासरूम और बॉय के बीच में एक रिलेशन है, और वो है ये रिलेशन कि बॉय एक किसी इनक्लोज्ड एरिया के अंदर है, तो के अंदर वास्तव में इनका एक मतलब होता है जब ये प्लेस बतलाता है, राइट। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये इन प्रीपोजिशन का ही काम कर रहा है, यानी नाउन, उस नाउन का संबंध जिससे पहले वो प्रयुक्त हुआ है, उस नाउन का संबंध वाक्य में किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन या किसी दूसरे वर्ड से उसका संबंध यानी उसका रिलेशन शो कर रहा है, तो ये तो प्रीपोजिशन हुआ। लेकिन क्या यहाँ पर ये जो इन है, ये इन क्या किसी के कहीं पर अंदर होने की बात को क्या शो कर रहा है क्या? मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो सबसे पहली बात तो देखिए कि इसके बाद में कोई नाउन नहीं लगा हुआ है, ओके। अब अगर यहाँ पर कोई नाउन नहीं है और यहाँ पर वो सिचुएशंस भी नहीं है, वो टाइपिकल पोजीशन भी नहीं है, यानी कोई इंटरोगेटिव यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऐसा इंटरोगेटिव वर्ड भी नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इन के बाद में कोई नाउन नहीं है। और जब नाउन नहीं है तो उस नाउन जब है ही नहीं तो वो संबंध क्या, भला रिलेशन क्या शो करेगा? इसलिए ये यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये यहाँ एक्चुअली इस कम यानी इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये यहाँ पर इन क्या है, एडवर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर इन क्या है, प्रीपोजिशन है, ओके, लेकिन यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में आया है। अगला सेंटेंस देखिए, आई हैव नॉट सीन दिस बिफोर। अब देखिए बिफोर यहाँ पर बिफोर के बाद में भी कोई नाउन नहीं है। अब अगर कोई नाउन नहीं है तो उस नाउन का रिलेशन किसी से वो प्रकट भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल इनकी ही तरह है, और बिफोर वास्तव में इस क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा या पहले नहीं देखा, तो पहले क्या हुआ, देखना हुआ, यानी इस क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये भी एडवर्ब ही हुआ, राइट। अब आपको यहाँ पर ये पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि प्रीपोजिशन की तरह दिखने वाले जो शब्द हैं, क्या वो वास्तव में वहाँ पर वो प्रीपोजिशन के रूप में आए हैं? अगर प्रीपोजिशन के रूप में आए हैं तो वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग्स वो रूल्स भी एप्लीकेबल होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर नहीं होंगे। तो ये पहचानना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अब यहाँ पर जैसे है, ही स्टूड बिफोर द गेट, यहाँ पर बिफोर के बाद नाउन आ गया, द गेट, ठीक है ना। तो गेट के सामने तो कौन, ही, ठीक है ना। तो बिफोर मीन्स इन फ्रंट ऑफ। बिफोर क्या पोजीशन होती है, जैसे मैं इस समय मोबाइल के ठीक सामने हूँ तो आई एम इन फ्रंट ऑफ, यानी बिफोर, राइट। तो सामने, किसी सामने की स्थिति को बताने के लिए आप बिफोर का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया है, देखिए जरा प्रीपोजिशन। लेकिन यहाँ पर जरा देखिए, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर। अब बिफोर यहाँ पर कोई नाउन नहीं बल्कि एक क्लॉज है, ध्यान दे रहे हैं आप, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक क्लॉज ये है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक क्लॉज ये है, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो बिफोर है कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, ठीक है ना, कंजंक्शन। ध्यान दीजिए आप यहाँ पर। तो देखिए वर्ड्स दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, यानी वर्ड्स यूज एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहाँ पर इन सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर उनके काम के अनुसार उनको नाम दिया गया है। तो जैसा काम है वैसा नाम है। तो यहाँ पर प्रीपोजिशंस को पहचानने में भूल मत करिएगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा पॉइंट, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं चलिए अगली स्लाइड में देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशंस होते हैं 4 प्रकार के, उनके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। सिंपल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस, फ्रेजल प्रीपोजिशंस, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो सिंपल प्रीपोजिशंस होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से दिखने वाले होते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन में देखिए, यहाँ पर ये सारे के सारे सिंपल प्रीपोजिशंस हैं, जैसे एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विद, थ्रू, बाय, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं? सिंपल प्रीपोजिशंस हैं, दिखने में बहुत ही छोटे छोटे हैं। सबसे पहले हम इन्हीं को लेकर के आगे बढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड वो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस। उनको भी देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर,
ये हैं आपके सामने कंपाउंड प्रीपोजिशंस। ये कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? ये प्रीपोजिशंस ऐसे होते हैं जो ए या बी से या अन्य प्रीपोजिशन से मिलकर के बनते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आप ये देखिए ज़रा, इन और साइड, अगर इन और साइड को जोड़ दिया गया तो ये एक कंपाउंड प्रीपोजिशन बन गया। इसी प्रकार से जैसे आउट और साइड, अगर इन दोनों को जोड़ दिया गया, इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया गया तो एक ये कंपाउंड प्रीपोजिशन बन गया। जैसे विद एक अलग प्रीपोजिशन है, आउट एक अलग, और इन दोनों को जोड़ दिया गया तो ये विद आउट बन गया। ये हो गया आपका क्या? कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो इस तरीके से होते हैं ये कंपाउंड प्रीपोजिशंस। फिर इसके बाद जब हम आगे आते हैं तो वो है फ्रेजल प्रीपोजिशंस। अब ये फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होते हैं? ये एक फ्रेज के रूप में 2 या 3 शब्द अलग अलग होते हैं जो फ्रेज के रूप में होते हैं। इनको भी जरा आप अपने यहाँ स्क्रीन में देखिए और नोट कर लीजिए। कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस भी आपके सामने आएंगे जिनका प्रयोग आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही करना होगा। देखिए जरा यहाँ पर क्या क्या है। और चौथे प्रकार का प्रीपोजिशन होता है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है? जब कभी भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग बिना नाउन के करते हैं किसी सेंटेंस में, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का नहीं बल्कि वो एक प्रकार से प्रीपोजिशन का ही काम करता है। इन सब प्रीपोजिशंस को आगे चलकर एडवांस लेवल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? अब है वही क्या? कैटेगरीज ऑफ प्रीपोजिशंस। तो 8 मेन कैटेगरीज हैं। यही वास्तव में वो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है प्रीपोजिशन के बारे में, जो अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो फिर प्रीपोजिशन पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे, यानी आप विक्टोरियस होंगे। ये प्रीपोजिशंस फिर आपको कभी भी पराजित नहीं कर पाएंगे। चलिए अगली स्लाइड में हम वो सारी कैटेगरीज को देख लेते हैं और फिर अगले वीडियो से उन्हीं कैटेगरीज को एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अब हम इस वीडियो के लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अब मैं प्रीपोजिशंस के बारे में जो कुछ भी आपको बतलाने जा रहा हूँ उसे सुनकर और जानकर आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आखिर ये प्रीपोजिशंस इतने कॉम्प्लेक्स क्यों हैं, इतने ज़्यादा उलझे हुए क्यों हैं। चलिए मैं आपको बतलाता हूँ। कुछ कैटेगरीज हैं उन प्रीपोजिशंस की, तो उन कैटेगरीज को मैंने डिवाइड कर दिया है। देखिए ज़रा कितने भागों में मैंने उनको डिवाइड किया हुआ है। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन को जो यूज़ होता है उनकी कैटेगरीज को मैंने अलग अलग कर दिया है, ताकि अगर इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप इनको मेमोराइज कर लेंगे तो फिर उस प्रीपोजिशन को कहाँ पर किस कैटेगरी के अंदर यूज़ किया गया है तो वहाँ पर उसका मीनिंग निकालना आपके लिए सरल हो जाएगा। चलिए ज़रा देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको इसे बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए अब इनको आप अपनी कॉपी में नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैटेगरीज ऑफ प्रीपोजिशंस, यानी जितने भी प्रीपोजिशंस होते हैं उनको हम मेन 8 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ये कैटेगरीज एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट को शो करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर टाइम के कॉन्टेक्स्ट में ये जितने भी प्रीपोजिशंस हैं इन सब का अपना अलग अलग मीनिंग होता है और एक एक नहीं बल्कि कई कई मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ऐट को ही ले लेते हैं। तो ऐट को जब हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग अलग होगा और केवल एक ही मीनिंग नहीं होगा बल्कि कई मीनिंग हो सकते हैं वहाँ पर। इसी ऐट का प्रयोग जब हम प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे तो इसका मीनिंग अलग होगा और एक बार नहीं बल्कि कई बार अलग अलग होगा। इसी प्रकार से इनका प्रयोग जब हम टाइम के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे तो उसका मीनिंग कुछ अलग होगा और उस मीनिंग को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो मीनिंग अकेला मीनिंग नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। यानी इनके कई मीनिंग निकलते हैं, कई अर्थों में कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उनका मतलब निकाला जाता है और उनका प्रयोग किया जाता है किसी सेंटेंस में। इसी प्रकार से ये सारे के सारे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे जितने भी प्रीपोजिशंस हैं ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में अपना अलग अलग मीनिंग रखते हैं और कई कई प्रकार की मीनिंग रखते हैं। मेरी इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। अच्छा, इसी प्रकार से प्लेस को अगर जब कभी ऐसा कॉन्टेक्स्ट दिया हो जहाँ पर हमें स्थान को बतलाना है, प्लेस को बतलाना है, वहाँ पर लोकेशंस वगैरह आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि टाइम को शो करने के लिए भी हम एट, इन, ऑन, बाय वगैरह इनका प्रयोग करते हैं।
उसी प्रकार से प्लेस को भी शो करने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। आप इस तरह से देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज में बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो यहाँ टाइम के संदर्भ में यानी टाइम के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ किए जाते हैं, उनकी मीनिंग अलग अलग होती हैं। वही सेम प्रीपोजिशंस हैं जो प्लेस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग मीनिंग होती है और उनका मतलब वहाँ पर अलग अलग होता है। ये सब कुछ बहुत पेशेंस के साथ सीखने वाली चीज़ें हैं। अगर एक बार आपने पेशेंस के साथ डिटेल में इनके हर एक मीनिंग को समझ करके और इनके प्रयोग को सीख लिया तो फिर आप इनमें ज़रूर ही विक्टोरियस होंगे। देखिए ज़रा और भी कुछ कैटेगरीज हैं। कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो डायरेक्शन या मूवमेंट, ध्यान दीजिए, डायरेक्शन या मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में उनका प्रयोग किया जाता है। तो अब इनको जब मैं एक्सप्लेन करूँगा और एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिएगा, एक एक को एक्सप्लेन करूंगा मैं, और एक एक के जो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स हैं, उन सब को मैं आपको बतलाऊंगा। अच्छा, अगला देख लेते हैं एजेंसी। एजेंसी क्या है ये तो मैं आपको बताऊंगा, ज़रूर बताऊंगा और बहुत ही डिटेल में बतलाऊंगा। तो एजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में बाय और विद का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस, अगर इनका कहीं पर कोई कॉन्टेक्स्ट आ जाए, इनके लिए अपने अलग जो प्रीपोजिशंस है, ये वन नहीं बल्कि ऑन है, अलग प्रीपोजिशंस हैं, इनका वहाँ पर क्या मतलब होता है। अच्छा, फिर इसके बाद रीज़न और पर्पस के कॉन्टेक्स्ट में फॉर का प्रयोग। देखिए, फॉर का प्रयोग टाइम के लिए भी का भी हम यानी टाइम के कॉन्टेक्स्ट में भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। थ्रू का प्रयोग आप देख लीजिए, यहाँ पर थ्रू का प्रयोग आप यहाँ पर देखेंगे तो आप तो देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो 2 या 3 से अधिक कैटेगरीज में शामिल हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं समझने के लिए। लेकिन फिर से मैं वही बात कहूँगा, अगर आप डर कर नहीं बल्कि पेशेंस के साथ एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे तो ये बहुत इजी भी आपको नज़र आने लग जाएंगे और इंटरेस्ट भी हद दर्जे का आपको आएगा इसमें। जब आपको ये समझ में आने लग जाएंगे ना तो आपको बड़ा मज़ा भी आएगा, नो डाउट। अच्छा, अगला देख लेते हैं। कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट भी होते हैं जो कनेक्शन को शो करते हैं। तो कनेक्शन के कॉन्टेक्स्ट को शो करने के लिए ऑफ, टू, विद का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से ओरिजिन, जो स्रोत होता है, उस स्रोत को अगर कहीं से कोई है और कहीं से कोई आ रहा है और उसके स्रोत के कॉन्टेक्स्ट को अगर वहाँ पर दिखाया जा रहा है तो कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। अब मैं अगले वीडियो में, यहाँ पर तो मैंने आपको केवल एक झांकी दिखाई है, जिसकी एक बड़ी फिल्म होती है ना, उस बड़ी फिल्म का एक छोटा सा ट्रेलर है ये एक वीडियो, ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में प्रीपोजिशन से रिलेटेड यानी प्रीपोजिशन का कितना विस्तार हो सकता है ये मैंने आपको बतलाने का प्रयास किया है। प्रीपोजिशंस के बारे में कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए। तो बस मेरे साथ बने रहिए और मेरा मोटिवेशन करते रहिए। मैंने आपको पहले भी कहा था, मोटिवेशन करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको लाइक बटन ज़रूर दबा देना है। इसके साथ ही साथ आपको शेयर भी कर देना है और एक कमेंट तो ड्रॉप कर ही देना है। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो।